नमस्कार मित्रों, देसी ट्यूशंस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस साइंस का 15th चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये इसका दूसरा वीडियो है। आगे बढ़ने से पहले मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूँ तब आपको तुरंत पता चले। अगर आप मेरे दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में फर्स्ट पिन कमेंट में शेयर की है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स। विच वेस्ट मटेरियल्स आर प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यानी अलग अलग जो काम होते हैं हमारे बॉडी में होते हैं फंक्शंस, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, जो अलग अलग होते हैं उनके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बनते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंसेस बनते हैं। कौन से अमोनिया बनता है, यूरिया बनता है, यूरिक एसिड बनता है, क्रिएटिनाइन बनता है, तो ये सारे बनते हैं। फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है ना, ठीक है। और जो एक्सेसिव विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो भी बाहर फेंके जाते हैं बॉडी के। हाउ डज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन ह्यूमन्स। ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है। एक्सक्रीशन यानी क्या, उत्सर्जन जिसे कहते हैं। एक्सक्रीशन यानी हमारे बॉडी में अलग अलग काम करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बने हैं उनको बाहर डालना बॉडी के, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन, ठीक है। तो एक्सक्रीशन कैसे होता है। मुख्यतः एक्सक्रीशन करने वाला ऑर्गन जो है हमारे बॉडी में, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो है किडनीज। 2 किडनीज होती है, पेयर ऑफ किडनीज। तो वो क्या करती है, ब्लड फिल्टर करके उसके द्वारा यूरिन जो बनता है उसके द्वारा यूरिया जो है वो बाहर डाल देता है, ठीक है। फिर दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारे हर एक सेल में बना हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, तो वो लंग्स द्वारा बाहर डाला जाता है। फिर तीसरा है तरीका स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं, पसीने की ग्लैंड्स जो होती है, पसीना घाम बनाने वाले, तो वो स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं, स्किन में से जो हमारे एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाहर डालती है। लेकिन एक बात याद रखिए, जो यूरिन इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, स्वेट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सक्रीशन, बट रिमेंबर वन थिंग, स्टूल यानी संडास जो होती है वो एक्सक्रीशन नहीं होता। ऐसा क्यों कहा जा, उसे कहते हैं ईजेशन। खाना अंदर मुंह से डालने को कहते हैं इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर डालने को कहते हैं ईजेशन, EGESTION, ईजेशन। इसे क्यों एक्सक्रीशन नहीं कहते हैं, इसका कारण ये है, एक्सक्रीशन यानी क्या बताया मैंने कि हमारे बॉडी में अलग अलग काम करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर उनको बाहर डालना, ठीक है। लेकिन अनडाइजेस्टेड फूड का ऐसा नहीं होता। हम जो खाना खाते हैं वो तो लेते हैं, लेकिन उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं, और जो बचा हुआ कचरा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो तो सेलुलर लेवल पर नहीं जा रहा ना, हमारे सेल हर एक सेल के पास जा रहा है क्या, नहीं, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ही बाहर डाला जा रहा है, यानी हर एक सेल तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, वो ऐसे ही सेल के बाहर से ही बाहर डाला जा रहा है। उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, उस पर कोई प्रोसीजर नहीं हो रही, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। तो जो हम खाना खा रहे हैं उस पर डाइजेशन होने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं, और जो बचा हुआ होता है अनडाइजेस्टेड फूड वो बाहर डाला जाता है, तो उसे एक्सक्रीशन नहीं कहते। ये बात याद रखिए। अगर आपको कई बार बाद में नीट में या सीईटी में पूछा जा सकता है कि क्या ईजेशन एक्सक्रीशन का एक टाइप है, तो नहीं, ईजेशन इज नॉट एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो है इन पद्धतियों से होता है। There are different organ systems in the human body to bring about the different life processes, such as digestive system for digestion of food, respiratory system for respiration, etc. हमारे बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। जैसे डाइजेशन करवाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, जिसमें स्टमक होता है, इसोफेगस होता है, माउथ होता है, इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह।
फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन करने के लिए होते हैं, जैसे लंग्स हो गए, विंड पाइप हो गया, ट्रैकिया, ठीक है, नोज हो गया। तो ऐसे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन लीडिंग टू एनर्जी प्रोडक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ आवर बॉडी। डाइजेशन जो है एक महत्वपूर्ण प्रोसेस है हमारे बॉडी की, जिसके द्वारा हमें एनर्जी मिलती है। वेरियस वेस्ट मटेरियल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो ये जब डाइजेशन होता है, जब हम वो न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं, सेल लेवल तक लिए जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, तब क्या होता है, सेल उसके ऊपर कई सारे प्रोसेसेस करती है, उसके बाद कई सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ दीज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट कैरीज आउट दिस फंक्शन। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम ये काम करती है। The human excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder and the urethra. एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है ह्यूमन बींग की, मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, उसमें अ पेयर ऑफ किडनीज होती है, 2 किडनीज होती है। अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ये यूरेटर्स होते हैं 2 पाइप्स किडनी में से निकलने वाली, यूरिन को निकालने वाले। और एक यूरिनरी ब्लैडर, ये बैग जिसमें यूरिन स्टोर किया जाता है बाहर डालने से पहले। और यूरेथ्रा, ये पाइप जो जिसके द्वारा बाहर फेंका जाता है यूरिन, ठीक है। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द किडनीज बाय सेपरेटिंग द वेस्ट एंड अनवांटेड एक्सेस सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड। तो यूरिन जो है वो किडनीज द्वारा बनाया जाता है। और वो कैसे, इसमें किडनीज में ब्लड फिल्ट्रेशन चलते रहता है हमेशा, और ब्लड का फिल्ट्रेशन करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकाले जाते हैं वो इस यूरेटर द्वारा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किए जाते हैं, और जब सही समय हो तब बाहर डाला जाता है यूरेथ्रा द्वारा, ठीक है। देखिए मैं एक बार आपको सिस्टम बता देता हूँ। देखिए, अ पेयर ऑफ किडनीज, 2 किडनीज होती है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। जी नहीं, ये लेफ्ट नहीं है, क्योंकि हमें ये देखना है जिस व्यक्ति की, जिस पर्सन के हम देख रहे हैं, उस पर्सन के अकॉर्डिंग हमें देखना है। हमारे हाथों के लेफ्ट हैंड में है ये किडनी, लेकिन जिस व्यक्ति का हम स्टडी कर रहे हैं, जिस व्यक्ति की इस किडनी हम देख रहे हैं, उसका ये राइट साइड है, इसके कारण उन्हें कहते हैं ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ठीक है। ए पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। फिर इंफेरियर वेना कावा, आपने 8वीं कक्षा में सीखा होगा, हार्ट में से एक मेन निकलती है वेन, तो ये इंफेरियर वेना कावा जो है वो यहाँ से किडनी को आती है, ठीक है। 2 ब्रांचेस होते हैं, एक राइट ब्रांच राइट किडनी को और दूसरी लेफ्ट किडनी को, पीछे से ये जा रहे हैं, ठीक है। फिर रीनल पेल्विस, यहाँ पर जो रीजन होता है जहाँ सारे आपको आगे पता चलेगा, ये जो सारे रीजन्स यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होते हैं, इसको कहते हैं रीनल पेल्विस। मेडुला जो होता है यहाँ पर, यहाँ सारे ट्यूब्यूल्स होते हैं, आपको आगे पता चलेगा। कॉर्टेक्स जो होता है यहाँ पर, बोमन्स कैप्सूल क्या होता है आपको आगे पता चलेगा। फिर है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यानी इसका मतलब होता है किडनी के ऊपर सिचुएटेड होते हैं ये ग्लैंड, यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक है, तो इन्हें कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड। रीनल क्या कहते हैं, रीनल यानी किडनी को कहते हैं रीनल, ठीक है। तो एड्रिनल यानी किडनी के ऊपर, या फिर इसका दूसरा नाम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड, यानी किडनी के ऊपर जो होती है ग्लैंड उसे कहा जाता है सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड। फिर रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी है, फिर ये भी इसके 2 ब्रांचेस होकर एक राइट और लेफ्ट में जाते हैं। ये है रीनल वेन, ठीक है, जो डिवाइड होकर आ रही है। फिर किडनी है 2, फिर एब्डोमिनल आयोर्टा, ये एब्डोमिनल आयोर्टा के 2 डिविजन्स होकर जा रहे हैं। फिर ये है यूरेटर, ये किडनी में जो यूरिन बन रहा है वो यहाँ से कैरी करवा कर यहाँ पर इस बैग में स्टोर किया जाता है। वो किसके द्वारा कैरी किया जाता है, यूरेटर द्वारा। ब्लैडर जो होता है ये बैग होती है जिसमें यूरिन स्टोर किया जाता है टेम्पररीली, और यूरेथ्रा यानी ये यहाँ से बाहर डाला जाता है, ठीक है, यूरिन। तो ऐसे है, ठीक है। द 2 bean shaped kidneys are situated on either side of the vertebral column on the posterior side of abdomen, पीछे के साइड में होते हैं पेट में, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम के आजू बाजू 2 किडनीज।
द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट परफॉर्म्स द बेसिक फंक्शन ऑफ फिल्ट्रेशन इज कॉल्ड अ नेफ्रॉन। जैसे बेसिक फंक्शन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज सेल, वैसे ही किडनी का एक बेसिक फंक्शन, जैसे घर जो बनता है ईंटों को जोड़कर बनता है, ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के पूरा घर बनता है, वैसे ही किडनी का सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है ये, इसे कहते हैं नेफ्रॉन। ईच नेफ्रॉन हैज अ कप लाइक थीन वॉल्ड अपर पार्ट कॉल्ड बोमन्स कैप्सूल। ये है नेफ्रॉन, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं नेफ्रॉन। उसका अपर जो पार्ट होता है यहाँ पर एक कैप्सूल जैसा, यानी एक बाउल होते हैं ना, बाउल जैसा स्ट्रक्चर होता है, उसे कहते हैं बोमन्स कैप्सूल ये, ठीक है। द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इन इट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इसमें क्या होता है, ये जो बाउल जैसा स्ट्रक्चर है उसके अंदर बहुत सारा क्या कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और फिर the urea produced in the liver comes into the blood. When the urea containing blood comes into the glomerulus, it is filtered through the capillaries, and urea and other similar substances are separated from it. क्या होता है, लीवर में ये बाय प्रोडक्ट बनता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो लीवर में बनते हैं, जैसे यूरिया वगैरह है। तो ये लीवर से ये आती है ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैरिंग ये वेसल्स, ब्लड वेसल्स, और ये इसमें बहुत नेटवर्क बन जाता है। तो ये जहाँ ब्लड फ्लो करने लगता है तब क्या होता है, यहाँ से ग्लोमेरुलस से बोमन्स कैप्सूल में ट्रांसफर हो जाता है यूरिया और वाटर वगैरह जो भी है, वो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो इसमें फिल्टर होकर यहाँ पर चले जाते हैं बोमन्स कैप्सूल में, ठीक है। Water molecules and small molecules of some other substances can cross the semi-permeable membrane of Bowman's capsule. तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेमी परमिएबल होता है मेम्ब्रेन, यानी कुछ चीज़ों को उसके आर पार आने देता है, कुछ चीज़ों को रोक देता है। तो क्या करता है, ये वाटर को या फिर यूरिया को, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है, इनको ये ब्लड में से अपने आप को अपने खुद में आने देता है, ठीक है। फिर ये पाइप में आ जाता है वो सारे वेस्ट मटेरियल्स। द सॉल्यूशन एक्यूमुलेटेड इन द कैविटी ऑफ बोमन्स कैप्सूल पासेस इनटू द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें से ये पास होता है, जो भी सॉल्यूशन बना है। अभी इसको यूरिन नहीं कह सकते, अभी इसको यूरिन नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि उसमें काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो here molecules of water and some other useful substances are reabsorbed into the blood। तो क्या होता है, उसको ये जो नेफ्रॉन होता है, ये ग्लोमेरुलस बोमन्स कैप्सूल के बाद इसे दो कन्वोल्यूशंस होते हैं मेन, यानी राउंड्स, दो टर्न्स, पाइप के इसके दो टर्न्स होते हैं मुख्यतः। यहाँ पर जो होता है उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और यहाँ पर जो होता है उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। जो ग्लोमेरुलस के बाद सबसे पहले आता है रास्ते में वो होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, और उसके बाद जो आता है उसे कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। दो कन्वोल्यूशंस होते हैं, ये दो ऐसे टर्न्स होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है ये यू शेप का जो है वो है लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये है लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर वाटर एब्सॉर्ब किया जाता है, फिल्टर किया जाता है वाटर, और यूरिया फिल्टर किया जाता है, कई सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस हेनलेज लूप ऑफ हेनले में ये जो यूजफुल मटेरियल्स है वो फिर से एब्सॉर्ब किया जाता है, रीएब्सॉर्प्शन। जो यूजफुल मटेरियल है जो बॉडी बाहर नहीं डालना चाहती वो फिर से एब्सॉर्ब किया जाता है इस लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। फिर जो भी असली वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से इस कलेक्टिंग डक्ट में ट्रांसफर किया जाता है। देखिए एक बार मैं किडनी का यहाँ पर स्ट्रक्चर बताता हूँ। यहाँ पर जो है ये रीनल आर्टरी है, ठीक है, ये रीनल वेन है, ब्लड को ट्रांसफर करने वाले। ये यूरेटर है जो यूरिन को यूरेथ्रा तक, यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाते हैं। फिर ये जो उसके ऊपर कवर होता है उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। और ये ऊपर वाला जो है ये रीजन, आउटर रीजन,
वो उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। और ये जो है यहाँ अंदर जहां पर ये यूरेटर ज्वाइन हो रहा है, यहां से देखिए यहाँ पर ये येलो कलर का यूरेटर दिख रहा है, तो इसको कहते हैं रीनल कैलिक्स, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स है, देखिए ये तो इसे कहते हैं रीनल पिरामिड। सारा रीनल है, रीनल यानी किडनी को कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये अगर आप ये रीजन देखोगे, कॉर्टेक्स और मेडुला जिसे कहते हैं, ये रीजन पर्टिकुलरली ये, तो यहां पर ये नेफ्रॉन्स होते हैं। देखिए यहां पर एक नेफ्रॉन है, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। ये नेफ्रॉन के बोमन्स कैप्सूल वाले जो होते हैं, ये बोमन कैप्सूल यहां पर है, ये बोमन कैप्सूल यहां पर है। और ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है, ये यहाँ पर ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ तक ये लाइट कलर का शेड है, तो ये कॉर्टेक्स रीजन में होता है। और ये डार्क कलर का शेड है, डार्क कलर का शेड कहते हैं मेडुला। तो मेडुला में ये लूप ऑफ हेनले होता है और ये डक्ट होती है, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये याद रखना है आपको। यहाँ पर दिखा है ना, देखिए ये जो बॉर्डर है ना, ये निकाली हुई, ये है दोनों के बीच में, कॉर्टेक्स और मेडुला के बीच में बॉर्डर है। तो ये जो रीजन है, ग्लोमेरुलस, बोमन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये जो होते हैं वो कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं। और ये जो लूप ऑफ हेनले होता है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, वो होती है मेडुला रीजन में, ठीक है, नेफ्रॉन। तो देखिए, तो ऐसे वो कलेक्टिंग डक्ट में भेजा जाता है। यूरिन इज फॉर्म फ्रॉम द रिमेनिंग सोल्यूशन विच इज फुल ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। द यूरिन इज कैरीड बाय द यूरेटर्स एंड स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर्स जो होते हैं वो पाइपलाइन होती है, वो कैरी करते हैं यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक, ठीक है। कोई भी ब्लैडर यानी बैग टाइप स्ट्रक्चर होता है। फिर आफ्टरवर्ड्स यूरिन इज गिवन आउट थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की मदद से ये बाहर डाला जाता है, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर इज मस्कुलर एंड इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स। यूरिनरी ब्लैडर, ये बैग जो होती है उस पर मस्कुलर होती है वो, ठीक है, और उसके ऊपर नर्व्स अटैच हुए होते हैं। तो ये हमारे मर्जी पर होता है, ठीक है। यानी जब ये भर जाता है तब हमें जो सेंसेशन होता है यूरिनेशन का, मिक्चुरेशन जिसे कहते हैं, वो हमें जाना है यूरिन के लिए, यूरिनेशन के लिए। तो ये जो सेंसेशन होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर जब भर जाता है तब हमें सिग्नल भेजा जाता है नर्वस सिस्टम की तरफ, उससे हमें पता चलता है। Hence we are able to keep a control on urination. Though the kidneys are the main organs of excretion in human beings, the skin and lungs also help in the process of excretion. Kidneys के साथ साथ एक्सक्रीशन करने के लिए स्किन भी मदद करती है, जो स्वेट डालते हैं हम बाहर, वो भी एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है एक्सक्रीशन। फिर लंग्स भी कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं, तो ये भी एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। द राइट किडनी इज इन स्लाइटली लोअर पोजिशन दैन द लेफ्ट। राइट साइड की किडनी जो होती है वो थोड़ी सी लोअर होती है। जब भी आप एक्सक्रीटरी सिस्टम निकालोगे तब आपको याद रखना है, राइट साइड की किडनी थोड़ी नीचे होती है कंपेयर टू लेफ्ट। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर लीवर होता है, लीवर को समाने के लिए, लीवर को जगह देने के लिए ये थोड़ी नीचे होती है, ठीक है। ईच किडनी हैज अप्रोक्सीमेटली 10 लाख नेफ्रॉन्स। हर एक किडनी में ऐसे जो है 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। Approximately 5 liters of blood which is present in a normal healthy person's body is filtered by the kidneys about 400 times every day. हमारे बॉडी में, किसी भी व्यक्ति के बॉडी में एवरेज 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है, और वो 400 बार फिल्टर होता है दिन में, एक दिन में। तो कितना हो गया? 10। Every day the kidneys filter about 190 liters of blood from which about 1 to 1.9 liters of urine is formed. तो 190 लीटर्स ऑफ ब्लड यानी 5 लीटर ब्लड अगर 400 बार अगर फिल्टर करोगे तो टोटल वो ऐसे होता है, ठीक है, नियरली 190 टू 200 लीटर्स होता है। यानी इसका मतलब नहीं कि हमारे बॉडी में 190 लीटर्स ब्लड होता है, नहीं, ये 5 लीटर ही बार बार 400 बार किया जाता है। और उससे 1 to 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन इज फॉर्म डेली, ठीक है। द रिमेनिंग लिक्विड इज रीअब्सॉर्ब। फिर यहां पर लूप ऑफ हेनलेज में रीअब्सॉर्प्शन का काम किया जाता है, जो यूजफुल प्रोडक्ट्स होते हैं वो एब्सॉर्ब किए जाते हैं, ठीक है। डायलिसिस।
द इफिशियंसी ऑफ किडनीज कैन बी एडवर्सली अफेक्टेड बाय इंजुरी, इन्फेक्शन और डिक्रीज ब्लड सप्लाई। देखिए कई लोगों में किडनीज ठीक से काम नहीं कर पाती, उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं, या तो उन्हें कोई घाव हो गया हो एक्सीडेंट में वगैरह, या फिर उन्हें किडनी को एक इन्फेक्शन हुआ हो, या किडनी को ब्लड सप्लाई कम हो रहा है। तो उस केस में क्या होता है, इन केस दिस हैपन्स एन एक्सेस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी एंड इट कैन लीड टू डेथ। इसके कारण किडनी अगर ठीक से काम नहीं कर रही है तो हमारे बॉडी में तो वेस्ट प्रोडक्ट्स ऐसे ही जमा रहेंगे, फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगा, तो उसके कई सारे गंभीर परिणाम होते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। इफ किडनीज फेल, नाइट्रोजिनस वेस्ट आर सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड विद द हेल्प ऑफ मैन मेड मशीन। अगर किडनी फेल हो जाती है तो क्या होता है, ये जो यूरिया जो होता है, यूरिन, वो नाइट्रोजन युक्त होता है। तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो ब्लड में से मैन मेड एक मशीन की मदद से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम ब्लड विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। तो इस प्रोसेस को डायलिसिस कहते हैं, ये डायलिसिस मशीन है, ठीक है। ये कैसे होता है, देखिए ये वेन और आर्टरी को ज्वाइन किया जाता है पहले, और फिर वो आर्टरी से पाइप अटैच किया जाता है और वेन को भी पाइप अटैच किया जाता है। तो ये जो डायलिसिस मशीन होती है उसमें जो एक लिक्विड होता है उसे कहते हैं डायलासेट। तो वो जो होता है वो फ्रेश डायलासेट जो होता है कॉम्प्रेस्ड एयर की मदद से यहाँ पर हवा के दबाव से प्रेशराइज किया जाता है, उसके कारण ये बॉडी के अंदर जाता है। ये डायलासेट फिर ब्लड में से जाकर ये पूरा क्या कहते हैं फिल्टर करके फिर ब्लड फ्लो डायरेक्टेड टुवर्ड्स डायलिसिस की मशीन में ये फिल्ट्रेशन करवाया जाता है, ब्लड पंप की मदद से ये बाहर निकाला जाता है ब्लड, और ये यहाँ पर पूरा फिल्टर करके ये वेस्ट प्रोडक्ट्स यहाँ पर डाले जाते हैं यूज डायलिसेट में, और फिर ब्लड फिर से बॉडी के अंदर भेजा जाता है, ठीक है। About 500 ml of blood is sent at one time through this machine। एक समय पर आधा लीटर यानी 500 ml of blood can be sent। Purified blood is re-infused into the body of the patient। तो जो शुद्धिकरण किया गया है ब्लड का वो फिर से बॉडी के अंदर भेजा जाता है उस व्यक्ति के, ठीक है, जिसका डायलिसिस किया जा रहा है, ठीक है। As compared to the monsoons and winter, a very small quantity of urine is produced in the summer season। Why is it so? देखिए विंटर ठंड के मौसम में या बारिश के मौसम में आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बार हमें जाना पड़ता है यूरिनेशन के लिए, लेकिन समर सीजन में धूप के मौसम में गर्मी के मौसम में कम जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है, यूरिन की मात्रा कम हो जाती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी से जो पसीना निकलता है गर्मी के मौसम में उससे काफ़ी वाटर लॉस हो जाता है, उससे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं। तो और वाटर लॉस ना हो, हद से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो क्योंकि वो भी हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। तो क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो होता है वो बहुत क्या कहते हैं एब्सॉर्ब किया जाता है उसमें से वाटर वगैरह, और बहुत कम मात्रा में यूरिन रहता है। और अगर आपने देखा होगा तो यूरिन बहुत येलोइश आती है अगर आप धूप के मौसम में बाहर घूमते हो बहुत। तो क्यों? क्योंकि वाटर उसमें से एब्सॉर्ब किया जाता है और वो काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड हो जाते हैं यूरिन, ठीक है। तो इसके कारण समर सीजन में कम बार जाना पड़ता है क्योंकि स्वेटिंग से हमारा काफ़ी वाटर लॉस होता है। तो और वाटर लॉस रोकने के लिए कम यूरिन प्रोड्यूस किया जाता है। In adults, the process of urination is under their control, but not in infants। Why is it so? छोटे बच्चों में यूरिनेशन उनको पता नहीं चलता, अपने आप कर देते हैं वो, लेकिन बड़े लोगों में उनके कंट्रोल में होता है। इसका क्या कारण है? देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि नर्वस कंट्रोल जो होता है यूरिनरी ब्लैडर पर, यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उसको नर्वस सेल्स अटैच्ड होते हैं। तब वो जब हम उसको वो भर जाता है तब उस व्यक्ति को सेंसेशन होता है। और जो यूरेथ्रा होता है, जो पाइप होता है जिसके द्वारा ये बाहर डाला जाता है यूरिन, यहाँ पर स्फिंक्टर होता है। एक स्फिंक्टर यानी मसल रिंग होती है, मस्कुलर रिंग होती है। वो रिंग क्या करती है, दूसरे समय वो जब हम यूरिनेशन नहीं करते तब वो बंद होकर रहती है, ठीक है। और जब हमें यूरिनेशन करना होता है तब वो खुल जाती है,
यानी वाइड हो जाती है वो रिंग, ठीक है। तो वो जो स्फिंक्टर होता है उसके कारण हम यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस स्फिंक्टर पर छोटे बच्चों में, बेबीज में उसका कंट्रोल उनके कंट्रोल में नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं होता उनसे, ठीक है। उनकी नर्वस सिस्टम उतनी डेवलप नहीं होती, और बड़े लोगों में वो स्फिंक्टर का कंट्रोल वो सीख जाते हैं, उसके कारण वो कंट्रोल कर सकते हैं यूरिनेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेशन, समटाइम्स व्हाइल ईटिंग वी बाइट आवर ओन फिंगर बाय और टंग बाय मिस्टेक, समटाइम्स वी चोक व्हाइल ईटिंग इन अ हरी। कभी कभी हम खाना खाते समय हमारी उंगली या जीभ को काट देते हैं गलती से, अगर आप बोल रहे हैं, आपका ध्यान नहीं है, या फिर खाना खाते समय जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं आप, तो बहुत खांसी आती है अचानक, ठसका लग तो, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन गलत हो जाता है। हमारा जो हाथों के बीच में या जीभ के बीच में और दांतों के बीच में मुंह हिलाने में जो हमारा परस्पर सहयोग है वो हम खो जाते हैं कभी कभी, और निगलते समय, खाना निगलते समय हम कभी कभी बोल देते हैं। तो श्वास नलिका, ट्रैकिया और अन्न नलिका, इसोफेगस, ये दोनों एक जॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर ओपन होते हैं। तो वहां पर वो कभी कभी खाना खाते समय अगर आप बोल रहे हैं तो अन्न नलिका से श्वास नलिका में गलती से खाना जाता है थोड़े कण, तो उसके कारण हमें वो खांसी आती है, ठीक है। इसके कारण वो चोकिंग होता है। सेवरल डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स फंक्शन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग कई सारे ऑर्गन सिस्टम्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में काम करते रहते हैं। देयर लाइफ गोज ऑन स्मूथली इफ देयर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स एंड द स्टिमुला इन द सराउंडिंग। वो सभी ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ परस्पर मेल जोल रख के, परस्पर सहयोग, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करके अगर वो काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन करके, तो वो ठीक से पूरी बॉडी काम कर पाएगी। देखिए, अगर देश को चलाना है तो प्रधानमंत्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर और अलग अलग फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, ये सारे मिनिस्टर्स के बीच में मेलजोल रखना पड़ेगा, उनको संपर्क रखना पड़ेगा, और आपसी समझौते के साथ उन्हें काम करना पड़ेगा, तब पूरा देश ठीक से काम कर पाएगा, ठीक है। वैसे ही हमारे बॉडी को ठीक से काम करने के लिए अलग अलग, ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो अपना काम कर रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रही है, डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रही है, अलग अलग सिस्टम्स अपना अपना काम करते हैं, लेकिन उनको परस्पर संपर्क रखना पड़ता है, परस्पर मेलजोल रखना पड़ता है, उनको सहयोग रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि पूरी बॉडी ठीक से काम कर सके। Depending upon this, we can say that systematic regulation of different processes can be called control, and bringing about the different processes in the proper sequence can be called coordination. ये है coordination, body coordination की डेफिनेशन। अलग अलग सिस्टम्स हमारे जो होते हैं उनके बीच में एक ठीक से नियंत्रण कर पाना, ठीक से रेगुलेशन कर पाना, सिस्टमैटिक फंक्शन कर पाना, उसको एक पर्टिकुलर कंट्रोल कर पाना, उसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन। इफ एनी एक्टिविटी इन द बॉडी इज टू बी कंप्लीटेड सक्सेसफुली, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम्स एंड ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग एट डिफरेंट स्टेप्स ऑफ दैट एक्टिविटी इज नेसेसरी। अगर कोई एक एक्टिविटी पूरे यशस्वी रीत्या अगर ठीक से कंप्लीट करनी है तो क्या करना पड़ेगा? अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स और ऑर्गन्स के बीच में जो उसमें सहभागी हो रही है उनको अलग अलग स्टेप्स पर उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेगा और उनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। If due to lack of coordination or some other factor there is confusion at any step, the activity may not get completed. अगर कोई उनके बीच में ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं है तो क्या होगा? उनके बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा और काम ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा। There should not be any randomness at any step. ऐसा नहीं चलता कि हर एक ऑर्गन कोई भी काम किसी भी समय कर रहा है, तो ऐसा नहीं चलता। There needs to be proper coordination between internal activities of the body resulting from various factors like body temperature, water level, enzyme level, etc. तो हमारे बॉडी में ठीक से संपर्क रखना पड़ता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि धूप के मौसम में यूरिन फॉर्मेशन कम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे स्किन से स्वेट निकल रहा है, तो ये हमारे बॉडी को पता चलता है कि ये अभी स्किन से धूप के मौसम में बहुत वाटर लॉस हो रहा है, तो वो कंट्रोल करने के लिए हमें यूरिन का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। ऐसे
तो ये परस्पर कोऑर्डिनेशन में के कारण हो सकता है ना। तो और stimuli arising in surrounding environment. Proper coordination between various systems of an organism helps to maintain a state of equilibrium called homeostasis, which is necessary for the optimal efficiency of the body. जब ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करते हैं, परस्पर सहयोग करते हैं, एक दूसरे की संपर्क में रहकर काम करते हैं, तब एक इक्विलिब्रियम जिसे होम्योस्टेसिस कहते हैं। होम्योस्टेसिस किसे कहते हैं? होम्योस्टेसिस यानी टू मेंटेन स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, यानी हमारे बॉडी के जो फिजिकल कंडीशंस है जैसे टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, ये फिर केमिकल कंडीशंस जैसे हमारे बॉडी में ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एक पर्टिकुलर लिमिट से नहीं बढ़नी चाहिए, या फिर यूरिया की मात्रा एक पर्टिकुलर लिमिट से नहीं बढ़नी चाहिए, ये हो गया केमिकल। इंटरनल अलग अलग कंडीशंस होते हैं, ये सभी को कांस्टेंट सतह पर मेंटेन करना, लेवल में मेंटेन करना, उसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। टू मेंटेन स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस, इसे कहते हैं होम्योस्टेसिस। तो ये होम्योस्टेसिस मेंटेन करने के लिए प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में यही तक मित्रों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट में पूछिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो अपलोड करूं तब आपको तुरंत पता चले। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ जाए।